बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पंज के कैनाल सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब स्पंज में जो नाल तंत्र का विकास हुआ था उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले स्पंज जो होता है उसके बारे में बेसिक जो है वो हम जान लेते हैं। स्पंज एक मल्टी सेल्यूलर जीव होता है, जलीय जंतु होता है, बहुकोशिकीय जलीय जंतु, ठीक है। और इसका जो शरीर होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र, जिनको पोर्स कहते हैं, पाए जाते हैं। और इन पोर्स के द्वारा ही इसके शरीर के अंदर जल बाहर जाता है और इनके द्वारा ही जो कैनाल्स बनी हुई होती हैं उनके द्वारा बाहर निकल जाता है। और इस जल के अंदर से बाहर जाने के लिए इनमें कुछ कशाब युक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं, जिनको कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स कहते हैं। और ये जो जल का बहाव है इसके दौरान इसमें साथ में जो भोज्य पदार्थ आते हैं वो ये जो कोलर कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और ये जो पॉरीफेरा के जो सारे सदस्य हैं इनमें ये जो नाल होती, कैनाल्स होती हैं, उनका ये जो सिस्टम है पूरा, ये कैनाल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। और इनको इसके लिए श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो भी ये जो पानी साथ में आता है उसके साथ में ऑक्सीजन आती है, जिसको ये ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये बाहर विसरित कर देते हैं। तो इस तरह से स्पंज के अंदर पोषण का मतलब न्यूट्रिशन का, श्वसन का, रेस्पायरेशन का, उत्सर्जन का, एक्सक्रीशन का और जनन संबंधी रिप्रोडक्शन, ये जो सारे मेन काम होते हैं वो इनका ये जो कैनाल सिस्टम है उसी के द्वारा स्पंज में किया जाता है। सारे सिस्टम जो है इसके इस कैनाल सिस्टम के द्वारा ही संपन्न होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है कि स्पंज में ये जो जल के बहने का जो मार्ग होता है पूरा, वो कैनाल सिस्टम इसका कहलाता है। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए ये एस्केनोइड, सबसे पहले एस्केनोइड जो कैनाल सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एस्कनी नाल तंत्र, उसमें देखिए आप लोग, सबसे पहले इसमें होता है सबसे पहले ओस्टिया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, देखिए ओस्टिया जिनसे पानी अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। फिर इसकी जो गुहा है स्पंजोशील, इसके अंदर पानी इसमें आ जाएगा। और फिर जो ऑस्क्यूलम है इसके द्वारा, ये एरो के निशान के द्वारा इसमें शो किया गया है, इस डायग्राम को आप लोग देखिए। इसका जो शरीर होता है वो एक कलश की आकृति का, ये फर्स्ट नंबर ए नंबर का जो ये डायग्राम है एस्केनोइड का, इसको आप लोग गौर से देखिए। सबसे पहले एस्केनोइड को देखेंगे, उसको समझेंगे। इनका जो शरीर होता है वो थैले के समान आकृति होती है और जो इसकी पतली सी भित्ति होती है इसमें बहुत सारे छिद्र, जिनको ओस्टिया कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और ये जो प्रत्येक ओस्टिया होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल कोशिका होती है जिसको पोरोसाइट्स या रंध्र कोशिका कहते हैं। उसके बीच में ये मध्य में ये छिद्र पाया जाता है जिसको हम ओस्टिया कहते हैं। और जब इस पोरोसाइट के अंदर, मतलब इस रंध्र कोशिका में जब संकुचन होता है उसके कारण ये रंध्र जो होते हैं वो बंद होते हैं और खुलते हैं। और ये जो ओस्टिया होते हैं वो अंदर आकर एक स्पंजोशील होती है उसमें खुल जाते हैं। और जो स्पंजोशील होती है वो ऊपर की तरफ एक इसमें ऑस्क्यूलम पाया जाता है जिसके द्वारा बाहर की तरफ वापस खुल जाती है। तो इस तरह का जो नाल तंत्र जिन स्पंज में पाया जाता है वो एस्कोन कोटि के, मतलब एस्कोन ग्रेड के स्पंज कहलाते हैं, एस्केनोइड, ठीक है। ये जो एस्कोन शब्द है ये ग्रीक भाषा के एस्कोस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है चमड़े की बोतल, ठीक है। तो ये जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम है इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो स्पंज गुहा है उसके अंदर ये जो कॉलर कोशिकाएं, जिसको कोइनोसाइट्स कहते हैं, वो सारी फ्लैजिलेटेड होती हैं, मतलब कशाब युक्त होती हैं। और ये जो कशाब होते हैं, फ्लैजिला होती हैं, उनमें स्पंदन होता है जिसके कारण नाल तंत्र में जल का बहाव अंदर की तरफ आता है। और इस पानी के साथ में, जल के साथ में भोजन और ऑक्सीजन युक्त जल अंदर स्पंज में प्रवेश करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
वो इसमें जल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, जो वापस ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो एस्केनोइड कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकोसोलेनिया में मेन पाया जाता है, ठीक है। और जो एस्केनोइड स्पंज होते हैं, इनकी जो बाहर की सतह होती है, ये जो बाहर की सतह इसमें होती है, ये बाहर की सतह जो होती है ये पिनेकोडर्म कहलाती है। और ये क्या होती हैं, बिल्कुल पिनेकोसाइट कोशिकाओं की बनी होती है, जो कि सपाट चपटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये जो रंध्र कोशिकाएं बनी हुई होती हैं, वो भी ये जो चपटी कोशिकाएं होती है उसका रूपांतरण ही होती हैं। और अंदर वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, कोइनोडर्म कहलाती हैं इसकी, जो कि कशाभ युक्त होती हैं। और ये जो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म दोनों जो परत होती है, इनके मध्य में एक जिलेटिनी मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको मीजोहाइल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एस्केनोइड, ठीक है। इसको देखिए, साइकोनोइड, एस्केनोइड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोनोइड, साइकनी कैनाल तंत्र। तो साइकनी नाल तंत्र में क्या होता है, सबसे पहले इसकी आवश्यकता स्पंज में इवोल्यूशन क्यों हुआ उसको देखेंगे। कि जो एस्केनोइड स्पंज थे, उनकी जो स्पंज गुहा थी उसका क्योंकि आकार बड़ा था, जिसके कारण इसकी सतह पर उपस्थित जो कॉलर कोशिकाएं होती हैं वो बहुत वेग से जल को बाहर धकेल नहीं पाती हैं। और जिससे क्या होता है, जो एस्केनी स्पंज थे वो एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ पाते थे, उससे ज़्यादा इसमें वृद्धि नहीं हो पाती थी। क्योंकि वृद्धि होने से क्या होता है, इस जो स्पंजोशील होती है उसमें जल का जो आयतन है वो इसके अंदर की जो गुहा है वो इसके सतह के मुकाबले उसकी वृद्धि अधिक हो जाती है, जिसके कारण इसमें उपस्थित जो कोलर कोशिकाएं हैं वो जल को बाहर धकेल नहीं पाती हैं। इसके लिए इसमें इवोल्यूशन हुआ और इसमें साइकेनोइड कैनाल सिस्टम डेवलप हुआ। इसमें क्या हुआ इसमें स्पंज गुहा की जो शेप है वो थोड़ी छोटी हो गई। आप लोग देख रहे हैं जो एस्केनोइड है, इसको देखिए, एस्केनोइड की जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये इसका घेरा, ये काफ़ी स्पंजोशील काफ़ी बड़ी है। और जो इसमें स्पंजोशील दिखा रहे हैं वो इसके कंपैरिजन में छोटी हो गई है। तो स्पंज गुहा का आकार घटने से, ठीक है, स्पंज में जो, और इसके साथ ही में इसमें इसकी जो दीवारें थी इसमें अंतर्वलन साथ में पाए जा रहे हैं। इसमें बिल्कुल सीधी नाल, कैनाल यहाँ से स्टार्ट हुई और सीधे यहाँ पे प्रवेश कर रहा था, लेकिन इसमें ये अंतर्वलन इसके अंदर हो गए, जिसके कारण ये जो इसमें आकृति बढ़ नहीं पा रही थी, उस समस्या का इसमें सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, बाहर की तरफ जो खुलने वाली कैनाल थी वो कहलाई इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, ठीक है। बाहर जो खुल रही हैं वो इनकरेंट कैनाल कहलाती हैं, और ये भी पिनेकोसाइट की ही बनी होती हैं। और जो अंदर की तरफ खुलने वाली कैनाल्स होती हैं, ये यहाँ पे अंदर की तरफ खुलने वाली जो कैनाल्स होती हैं ये यहाँ पे, वो रेडियल कैनाल या अरीय नाल कहलाती हैं, जो कि कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाओं के द्वारा रेखित होती, मतलब कॉलर कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। तो ये जो इनकरेंट कैनाल जिसको अंतर्वाही नाल कहते हैं और रेडियल कैनाल जिसको अरीय नाल कहते हैं, ये दोनों जो होती हैं वो एकांतरित क्रम में पाई जाती हैं। जैसे पहले रेडियल कैनाल आ गई, फिर उसके बाद, ठीक है, रेडियल कैनाल देख रहे हैं, ये इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल एकांतरण में अल्टरनेशन में मिलती है, और दोनों के बीच में दीवार पाई जाती है, ठीक है। और ये कई स्थानों पर से पोर युक्त, या आप देख रहे हैं ओस्टिया, इनमें छिद्र होते हैं, पास पास में रंध्रयुक्त होती हैं, और ये जो रंध्र होते हैं वो प्रोसोपाइल कहलाते हैं। इसका एक और दूसरा डायग्राम आप लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसके लिए दूसरा डायग्राम आप लोग देखिए। नेक्स्ट डायग्राम इसका, हाँ, ये डायग्राम आप लोग देखिए। इसके अंदर आप देख रहे हैं रेडियल कैनाल शो हो रही है और इनकरेंट कैनाल शो हो रही है, ठीक है। तो ये जो इनकरेंट कैनाल है उसके जस्ट अगली क्या है, रेडियल कैनाल, उसके बाद क्या आ रही है, फिर वापस इनकरेंट कैनाल, फिर उसके बाद
रेडियल कैनाल। तो इस तरह से क्या हो गया, ये अल्टरनेशन में एक के बाद एक आ रही है और इनके बीच में आप लोग देख रहे हैं ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि रेडियल कैनाल को इनकरेंट कैनाल से जॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, रेडियल कैनाल को इनकरेंट कैनाल से जॉइंट कर रहे हैं, वो छिद्र क्या कहलाते हैं, प्रोसोपाइल। ठीक है, और जो रेडियल कैनाल से अंदर की तरफ जो पोर्स जो स्पंजोशील में खुलते हैं वो कहलाते हैं एपोपाइल। वो क्या कहलाते हैं, एपोपाइल। तो इस तरह से प्रोसोपाइल आपस में इनको जोड़ते हैं और एपोपाइल के द्वारा ये अंदर स्पंजोशील में खुल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका डायग्राम है और इसके अंदर बाहर ओस्टियम से ओस्टिया के द्वारा पानी इनकरेंट कैनाल में प्रवेश कर गया। ये ओस्टिया इसके द्वारा इनकरेंट कैनाल में पानी प्रवेश करेगा। उसके बाद ये जो प्रोसोपाइल हैं उनके द्वारा ये रेडियल कैनाल में जाएगा। ठीक है, और रेडियल कैनाल से ये एपोपाइल के द्वारा अंदर स्पंजोशील में चला जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ ये ग्रहण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको ये लेके बाहर ओपर्क्यूलम के द्वारा ये ऑस्क्यूलम के द्वारा ये बाहर से निकल जाएंगे। ठीक है, और इस तरह का जो कैनाल सिस्टम होता है वो साइकन में पाया जाता है, साइकन या स्काइफा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग इसका एक फ्लो चार्ट है उसको आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, इसमें सबसे पहले ओस्टियम, उसके बाद ये आता है इनकरेंट कैनाल में एक एक करके। ठीक है, सबसे ओस्टियम ओस्टियम या आश्य में, फिर इनकरेंट कैनाल से होता हुआ ये प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में, जो डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा था, रेडियल कैनाल में आया, उसके द्वारा एपोपाइल से होता हुआ ये स्पंजोशील में आया और स्पंजोशील से फिर ये वापस ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर निकल जाता है और इस तरह का साइकन या स्काइफा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं एक बार हम लोग। हाँ, अब आइए सबसे पहले थर्ड टाइप जो है वो है इसका ल्यूकेनॉइड। ल्यूकेनॉइड मतलब ल्यूकेनी नाल तंत्र, ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पंजों में ये जो अंतर्वलन इसके अंदर पाया जाता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इस अंतर्वलन के कारण ये जो इसके फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, ये जो कशाबी स्तर है वो छोटे छोटे कक्षों में बंट जाता है, छोटे छोटे चैम्बर्स में बंट जाता है। और इसकी जो स्पंजोशील थी, जो इन दोनों डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, इसमें इतनी बड़ी स्पंजोशील है, इसमें छोटी, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर पूरे में आपको स्पंजोशील एब्सेंट दिखाई देगी। स्पंजोशील क्या है, एब्सेंट। इसमें स्पंजोशील लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जल सबसे पहले इसके जो डर्मल पोर्स हैं उससे निकल के जो ये नाल तंत्र, ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी कक्ष बने हुए हैं, चैम्बर्स बने हुए हैं, उन चैम्बर्स के अंदर ये जाता है, जल होता हुआ इधर आएगा और फिर इधर से निकल के बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो शाखित छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं उनमें पहुंचेगा। ठीक है, और इनके अंदर जो ये कशाब उपस्थित हैं इन चैम्बर्स के अंदर, उनमें स्पंदन होता है जिससे जल का प्रवाह अंदर की तरफ होता है और ये एपोपाइल के द्वारा होता हुआ इसमें एक्स करंट कैनाल पाई जाती है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं एक्स करंट कैनाल, इस एक्स करंट कैनाल के द्वारा ये बाहर की तरफ वापस जल निकल जाता है। ठीक है, और ये जो एक्स करंट कैनाल होती है, ऐसी बहुत सी एपोपाइल निकल के इसमें इकट्ठे होते हैं और फिर ये बाहर की तरफ खुल जाती है ऑस्क्यूलम के द्वारा। बाहर एक्स करंट कैनाल ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर खुल जाती है। इस तरह का जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो ल्यूकेनॉइड कैनाल सिस्टम कहलाता है। ये जो नाल तंत्र है वो स्पॉन्जिला और जियोर्डिया के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या हो गई, रेडियल कैनाल जो होती है वो इसके अंदर अस्पष्ट होती हैं या अनुपस्थित ही होती हैं, और जो इसकी कोलर कोशिकाएं होती हैं वो छोटे छोटे चैम्बर्स में बट जाती हैं, और जो इसके फ्लैजिलेटेड ये चैम्बर्स हो जाते हैं
वो स्पंज गुहा में नहीं खुल के एक्सकरेंट जो कैनाल है, ये देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो एपोपाइली, ये एक्सकरेंट कैनाल में, ये सारे आकर यहाँ पे, ये सब आकर ये एक्सकरेंट कैनाल में है। यहाँ पर सारे चैम्बर्स आकर यहाँ से इस एक्सकरेंट कैनाल में आकर मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर ये बड़ी होते हुए यहाँ से आकर ऑस्क्यूलम द्वारा, ये छिद्र ऑस्क्यूलम है, इसके द्वारा बाहर खुल जाती है, ठीक है। तो और स्पंज गुहा इसमें अनुपस्थित हो गई लगभग, और इसकी जो मिजोहाइल होती है, मतलब जो दोनों लेयर्स होती हैं, पिनेकोडर्म कोइनोडर्म, इसके बीच की जो मिजोहाइल थी वो थोड़ी इसमें बड़ी हो जाती है। अब चूँकि ये जो ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम है, ये इसके 3 टाइप्स हैं, ये 3 तरह का होता है, जो है अधिद्वारीय टाइप, मतलब यूरोपाइलस टाइप, सेकंड है एफोडल टाइप, और थर्ड इसमें है डिप्लोडल टाइप। 3 प्रकार हैं इसके, उनको एक एक करके हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहले आ जाइए, ये डायग्राम, इसमें तीनों जो हैं इसका डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। तीनों डायग्राम इसमें शो किए गए हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट डायग्राम है, अधिद्वारीय प्रकार है, यूरोपाइलस टाइप, ठीक है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले इसमें ओस्टिया, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले ओस्टिया दिखाई दे रहा है। ये जो छिद्र है ओस्टिया, ठीक है, ओस्टिया के द्वारा जल प्रवेश करेगा। इसके बाद इसमें इनकरेंट कैनाल, ये देखिए, ये इनकरेंट कैनाल देख रहे हैं आप लोग, इन ओस्टिया के द्वारा जल प्रवेश करेगा। और ये जो छोटी सी दिखाई दे रही है आपको, ये इनकरेंट कैनाल, ये जो छोटा सा पार्ट इसका दिखाई दे रहा है, ये है इसकी इनकरेंट कैनाल। और इनकरेंट कैनाल के बाद यहाँ पे प्रोसोपाइल, ये प्रोसोपाइल इसका छिद्र है, इससे ये प्रवेश करेगा। फिर ये फ्लैजिलेटेड इसके चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से होता हुआ इसमें एपोपाइल, ये जो छिद्र है ये है एपोपाइल, इसके द्वारा, ये एपोपाइल यहाँ पे शो कर रखा है, एपोपाइल से ये अंदर यहाँ पर एक्सकरेंट कैनाल में आकर, ये जो सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं वो आकर एक्सकरेंट कैनाल में मिल जाएंगे। और फिर ये एक्सकरेंट कैनाल इन सब के द्वारा बाहर आती हुई ये छिद्र जो है ऑस्क्यूलम है, इसके द्वारा ये बाहर खुल जाएगी। तो ये इसका कैनाल सिस्टम का, ये इसका फ्लो है, जो जल के बहाव का ये रास्ता है। सबसे पहले एक बार इसको फ्लो चार्ट में आप लोग देख लो। सबसे पहले ओस्टियम, ओस्टियम से होते हुए अंतर्वाही नाल, जिसको इनकरेंट कैनाल कहते हैं, उसमें आएगा। फिर प्रोसोपाइल से होता हुआ इसके जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, जिसको अभी आपने डायग्राम में देखा, दोबारा आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं, इसको देख लीजिए, ठीक है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, उनमें घूमता हुआ जल फिर एपोपाइल के द्वारा इसकी जो एक्सकरेंट कैनाल है उसमें आ जाएगा। और एक्सकरेंट कैनाल कई फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं जो आकर एपोपाइल के द्वारा इस एक्सकरेंट कैनाल में खुलेंगे, कई सारे एपोपाइल, ठीक है। और फिर ये एक्सकरेंट कैनाल बाहर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर खुल जाएगी। इस तरह का जो कैनाल सिस्टम है वो प्लेकिना के अंदर पाया जाता है, ठीक है, प्लेकिना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है, एक बार फिर इसको डायग्राम से देखिए, दूसरा जो है अपमार्गी, ये सेकंड वाला जो है अपमार्गी, इसको देखिए। अब इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं एफोडल टाइप, अपमार्गी प्रकार। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं और जो एक्सकरेंट कैनाल है उनके बीच में, ठीक है, एक लंबी सी सकरी सी नाल होती है जिसको एपोपाइल बोलते हैं। इस कारण इसको एफोडस भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो इसको अपमार्ग या एफोडस भी कहा जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं एफोडस, ये यहाँ पे नीचे, ये देखिए, ठीक है,
ये आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले हाँ, अब देखिए सबसे पहले ओस्टियम के द्वारा ये जल का प्रवेश हुआ, ओस्टियम, ठीक है। ये इनकरेंट कैनाल के अंदर ये आ गया, ठीक है। एरो का निशान बना हुआ है, अलग अलग छिद्र से ये इनकरेंट कैनाल में आ गए। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं प्रोसोपाइल, ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं, प्रोसोपाइल, ठीक है। प्रोसोपाइल के द्वारा ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, इसके अंदर पानी आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर, जब ये जो एक्सकरेंट कैनाल है इसमें प्रवेश करने से पहले ये जो सक्रिय सी नाल दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? एफोडस, ठीक है। ये इधर भी बनी हुई है, ये भी एफोडस है, ठीक है। और ये इधर भी एफोडस दिखाई दे रही है, ठीक है। एफोडस के द्वारा ये आकर एक्सकरेंट कैनाल के अंदर खुलती है और फिर ये बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर जल निकल जाता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है, जो आप लोगों ने अभी पिछला पढ़ा था यूरीपाइलस टाइप जो पढ़ी थी उसके अंदर एफोडस नहीं था, सीधे एक्सकरेंट कैनाल में आकर एपोपाइल के द्वारा वो एक्सकरेंट कैनाल में आकर खुल जाती है। लेकिन इसके अंदर जो एपोपाइल नहीं होकर इसमें वो थोड़ा इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि ये सक्रिय नाल का रूप इसने ले लिया, छिद्र के रूप में न होकर नाल के रूप में हो गई, जिसको एफोडस कहते हैं। और ये जो है एफोडल टाइप या अपमार्गी प्रकार कहलाता है। और ये मेन जियोडिया या स्टेलेटा में ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब ठीक है, इसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी मैंने इसमें बताया। ये देखो, ये सबसे पहले ओस्टियम, उसके बाद इनकरेंट कैनाल में आएगा, फिर प्रोसोपाइल में, नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड ओस्टियम, फिर इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, कशाबी चैम्बर में होता हुआ ये एफोडस में आ जाएगा। और एफोडस के बाद ये एक्सकरेंट कैनाल में होता हुआ ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जियोडिया और स्टेलेटा में ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये देखिए डिप्लोडल टाइप। इसके अंदर देखिए डिप्लोडल टाइप जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ स्पंज जो होते हैं उनमें एफोडस तो पाया जाता है, साथ ही में इसके जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं और जो इनकरेंट कैनाल होती है उसके बीच में भी एफोडस की तरह ही एक पतला मार्ग होता है, मतलब प्रोसोपाइल नहीं होकर उसमें भी एक पतला मार्ग पाया जाता है, जिसको अभिमार्ग या प्रोसोडस कहते हैं। मतलब प्रोसोपाइल की जगह अब इसका नाम हो गया प्रोसोडस। जैसे उसमें एपोपाइल की जगह एफोडस हो गया था, उसी तरह इसमें प्रोसोपाइल की जगह हो गया प्रोसोडस, और इसने एक सक्रिय नाल का रूप ले लिया। तो इस तरह से इसमें दो सक्रिय नाल की उपस्थिति हो गई, इसलिए इसको द्विमार्गी या डिप्लोडल टाइप कहते हैं। और ये स्पॉन्जिला और ऑस्केरेला आदि स्पंजों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब आप इसमें गौर से देखिए, ये देखिए सबसे पहले इसमें शो हो रहा है, सबसे पहले जल प्रवेश करेगा, ओस्टिया के द्वारा जल प्रवेश करेगा, इनकरेंट कैनाल के अंदर आ गया, ये इनकरेंट कैनाल है। अब देखिए इनकरेंट कैनाल से ये लंबी सी सक्रिय नाल दिख रही है, ये कहलाती है प्रोसोडस। प्रोसोपाइल की जगह हो गई प्रोसोडस। उसके बाद ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर आपको दिखा रखे, ठीक है। और उसके बाद ये लंबी वही सक्रिय नाल जिसको बोलेंगे एफोडस, और एफोडस से निकलकर ये वापस ये जो है एक्सकरेंट कैनाल उसके अंदर आ गया, और एक्सकरेंट कैनाल के द्वारा ये बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर खुल जाएगा। ये दोनों तरफ यही है, इधर से भी वही ओस्टिया से प्रवेश किया, प्रोसोडस फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये एफोडस, फिर एक्सकरेंट कैनाल, और फिर ये ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर हो गया, ठीक है। तो इसको
वही इसका भी फ्लो चार्ट इसमें मैंने दिया है साथ में। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट इसका हो गया, ठीक है। ओस्टियम, ये इस पे आइए, ये देखिए, सबसे पहले ओस्टियम से होता हुआ इनकरेंट कैनाल में, फिर प्रोसोडस अभिमार्ग से होता हुआ कशाबी कक्ष या फ्लैजिलेटेड चैम्बर में होता हुआ अपमार्ग जिसको एपोडस कहते हैं उसमें आएगा, फिर एपोडस से एक्सकरेंट कैनाल जिसको बहिर्वाही नाल कहते हैं उसमें आएगा, और फिर बहिर्वाही नाल से प्राश्य जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं उससे होता हुआ ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये इसका फ्लो चार्ट है, आपको सिर्फ फ्लो चार्ट माइंड में रखना है और डायग्राम ध्यान में रखना है। इसके बाद आप इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन पूरा आप लोग खुद लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपको फ्लो चार्ट पे ध्यान देना है और डायग्राम सही बनाना है, उसके बाद आपका पूरा आंसर आप लोग खुद कर पाएंगे, ठीक है। और ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, इसमें एक है टाइप रह गया रेगन टाइप कैनाल सिस्टम होता है, उसका डायग्राम ये आपके सामने है। ये जो है, ये इस तरह का जो कैनाल सिस्टम होता है वो किसी जो वयस्क स्पंज होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है। डेस्मोस्पंजिया जो वर्ग की स्पंज होती हैं उनमें ल्यूकेनी टाइप का जो नाल तंत्र होता है उसमें कुछ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और वो जो लार्वा के बाद की जो अवस्था होती है वो उसकी रेगन अवस्था कहलाती है। इसमें मिलने वाला जो कैनाल सिस्टम है लार्वा के बाद, मतलब लार्वोत्तर अवस्था में जो होती है, लार्वोत्तर अवस्था रेगन अवस्था कहलाती है, और उसमें जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो रेगनी कैनाल सिस्टम कहलाता है। इन स्पंजों की जो भित्ति होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इनमें भी वही मोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर पाए जाते हैं। ये आप लोग इसमें देख रहे हैं, वही प्रोसोपाइल के द्वारा इसमें जल प्रवेश करता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर के अंदर, और फिर ये एपोपाइल के द्वारा ये बाहर स्पंजोशील गुहा में आ जाती है, ठीक है। और ठीक है, ये रेगन स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर बीच में ये आपस में भी दोनों चैम्बर्स ये जुड़े हैं, हाइपोफियर के द्वारा जुड़े हुए हैं। इधर ये जो पार्ट है ये स्पंजोफियर दिखा रखा है, और ये ऑस्क्यूलम के द्वारा रेगन टाइप का ये डायग्राम है। ऑस्क्यूलम के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो पानी यहाँ से प्रवेश किया फ्लैजिलेटेड चैम्बर में होता हुआ, एपोपाइल के द्वारा स्पंजोशील में आया और फिर ये बाहर निकल जाता है। अब नेक्स्ट आता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस, एक सेकेंड, ये जो नाल तंत्र होता है, इस तरह नाल तंत्र का इसको स्पंज को क्या महत्व क्या है इसका। तो सबसे पहले इसके महत्व के लिए जो स्पंज है उसकी जो सारी क्रियाएं होती हैं उसका संपादन किससे हो रहा है, इसी नाल तंत्र के। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सारे जो इसका रेस्पायरेशन है, सारे सिस्टम जो है इस नाल तंत्र के कारण ही संभव है। तो सबसे पहले जैसे न्यूट्रिशन, पोषण है, पोषण या न्यूट्रिशन, भीतर जो जल धारा इसके अंदर आती है वो साथ में अपने क्या लेकर आएगी, भोज्य पदार्थ लेकर आएगी, जिसको स्पंज कोशिकाएं होती हैं अंदर ग्रहण कर लेती हैं और उसका पोषण की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाती है। दूसरी आवश्यकता क्या है इसकी, श्वसन की, रेस्पायरेशन की, जो कि जल जो प्रवाहित हो रहा है साथ में ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, तो ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसको इसमें मुक्त कर देते हैं, जो बाहर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाती है। थर्ड इसकी जो आवश्यकता है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, वो कंप्लीट होती है। स्पंज के अंदर जो अमोनिया और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इस बाहर जाते हुए जल में विसरित कर दिए जाते हैं, जो कि बहिर्वाही जल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जनन की आवश्यकता, रिप्रोडक्शन की, वो इससे कंप्लीट होती है। स्पंजों के अंदर परनिषेचन पाया जाता है और जो शुक्राणु होते हैं, इसके जो स्पर्म होते हैं, वो इसकी जो इनकरेंट कैनाल के द्वारा अंदर जलधारा के द्वारा भीतर आते हैं, जो कि निषेचन में वहाँ पे इसका निषेचन होता है। तो एक तरह से जो कैनाल सिस्टम है इनके निषेचन में, इनके फर्टिलाइजेशन में इनकी हेल्प करता है। और नेक्स्ट इसका है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन।
जो इसका इवोल्यूशन हुआ है, नाल तंत्र में जो उद्विकास हुआ है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसकी जो जटिलता होती है, उसके द्वारा स्पंजों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होता है। जैसे पहले एस्केनोइड था, फिर ल्यूकेनोइड, साइकेनोइड हो गया, फिर ल्यूकेनोइड हो गया। उसमें भी ल्यूकेनोइड में 3 टाइप आप लोगों ने पढ़े। तो इस तरह से ये जो इसमें वर्गीकरण है, वो इसका वर्गीकरण का आधार ये इसका कैनाल सिस्टम ही बना, क्योंकि हमने कैनाल सिस्टम के आधार पर ही तो हमने सबसे सरल प्रकार कौन सा था, एस्केनोइड। फिर उससे थोड़ा जटिल हो गया क्योंकि कैनाल सिस्टम में इसके चेंज आया, फिर साइकेनोइड हो गया, फिर उसकी कैनाल सिस्टम में और चेंज आए और डेवलपमेंट आया। ठीक है, तो इसके आधार पर ही वर्गीकरण इसका संभव हो गया। तो ये सब कैनाल सिस्टम के द्वारा ही संभव हो पाया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई नाल तंत्र की। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले